इस वीडियो में हम अपने द्विपद प्रमेय के ज्ञान का प्रयोग करके कुछ कथनों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले कथन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, जो कि है 9 की घात n+1 -8n -9, और कथन है कि ये व्यंजक संख्या 64 से विभाज्य है जब भी n एक धन पूर्णांक है। यानी कि आप n का कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान यहां पर रखें तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी इसको हल करने पे, वो संख्या 64 से विभाज्य होगी, अर्थात वो 64 से डिविजिबल होगी। और यही हमें सिद्ध करना है। हमारा काम है इसे सिद्ध करना। वीडियो को रोकिए और सोचिए कि ये कैसे होगा। तो इससे पहले हम इसे सिद्ध करें, क्यों ना हम n का कोई मान यहां पर उठा के रख दें और देखें कि जो कुछ भी हमें मिलता है क्या वो 64 से विभाज्य है, 64 से डिविजिबल है। तो क्यों ना हम n के सबसे सरलतम मान से शुरुआत करें। n का मान हम 1 ले लेते हैं, और 1 या तो एक धन पूर्णांक संख्या होगी, तो n का मान 1 रखने पर यह हो जाएगा 9 की घात 1 + 1 यानी कि 9 की घात 2 -8 × 1 -9। तो ये 9 की घात 2 हुआ 81, तो 81 - 8 -9, तो 81 में पहले 8 घटा दो तो बचा 73। अब 73 में 9 घटा दिया तो बचा 64। यानी कि n का मान 1 लेने पर यह व्यंजक हमें 64 के बराबर मिल रहा है, और 64 तो 64 से विभाज्य है। तो ये स्टेटमेंट यानी कि ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब आप चाहें तो n का मान 2, 3, 4, 5 और भी धन पूर्णांक संख्याएं रख सकते हैं, और आप पाएंगे कि यहां पर प्राप्त संख्या 64 से डिविजिबल होगी, 64 से विभाज्य होगी। तो आप वीडियो को रोकें और n के कुछ मानों को रख के देखें कि प्राप्त संख्या 64 से विभाज्य है, अर्थात 64 से डिविजिबल है। तो n के कुछ धन पूर्णांक मानों को रखना और देखना कि प्राप्त संख्या 64 से विभाज्य है या नहीं, ये तो इसकी जांच करना हुआ। अब बात यह है कि इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे। अब इस प्रकार के प्रश्न में, या फिर कहें ऐसी परिस्थिति में, कुछ संकेत प्रश्न की भाषा में ही छुपे होते हैं। तो उन संकेतों को हमें पहचानना है। तो आइए उन संकेतों को पहचानते हैं। तो यहां पर सबसे पहला संकेत है 64 से विभाज्य, डिविजिबल बाई 64। तो यहां पर संख्या 64 यही पहला संकेत है। तो 64 को देख के लगता है कि यहां पर ऐसा हो सकता है कि ये 8 की कुछ घातों के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर कुछ तो 8 की घातों से संबंधित है, क्योंकि 8 स्क्वायर 64 के बराबर है। तो हो सकता है यहां कुछ 8 की घातों से संबंधित हो। अब अगला संकेत है -8n -9। तो यहां पर कुछ पद घट रहे हैं। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि किसी प्रसार के कुछ पदों को घटाया जा रहा है, कि किसी चीज का एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, और उसमें से कुछ टर्म्स, कुछ पद घटाए जा रहे हैं। यह संकेत नंबर 2 है। अब अगला संकेत है कि हम प्रसार किसका कर रहे हैं। तो संकेत नंबर 3 है कि हम यहां 9 की घात n+1 हमें दिख रहा है। यहां देखिए 9 की घात n+1 दिख रहा है। तो हो सकता है कि हम 9 को कुछ भागों में तोड़ें और उसका प्रसार हम द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से करें। तो यहां पर हम 9 को 1 + 8 में तोड़ लेंगे और फिर इसकी घात का प्रसार करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इन 3 संकेतों पे ध्यान दें और देखें कि क्या कर सकते हैं। तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि क्या हो सकता है यहां पे। आइए इसे मिलके हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हम 9 की घात n+1 को ये लिख लेते हैं 1 + 8 की घात n+1। अब हम इसका द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार करेंगे, और प्रसार करते समय हमें 8 की बहुत सारी घातें मिलेंगी, और हो सकता है इनमें से कुछ पद भी हमें मिले। तो आइए इसको करते हैं। तो द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका प्रसार हम लिख सकते हैं, चूंकि यहां पर घात में n+1 है तो n+1 c0 और x की जगह पर 8 है, तो 8 की घात 0 प्लस n+1 c1 8 की घात 1 प्लस n+1 c2 8 की घात 2 प्लस इसी प्रकार ये चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। और ये कहां तक चलता जाएगा, ये अंतिम पद तक चलता जाएगा, और अंतिम पद होगा n+1 cn+1 8 की घात n+1। आइए इसके पहले कुछ पदों को लिखते हैं। तो ये पहला पद है n+1 c0 जो कि 1 है, और 8 की घात 0 ये भी 1 है, तो यहां पे हमें 1 मिलेगा, प्लस n+1 c1 ये तो n+1 के बराबर होगा और 8 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो n+1 × 8 प्लस, अब यहां पे देखिए 8 की घात 2 ये 64 के बराबर है, और n+1 c2 ये तो एक धन पूर्णांक है, तो ये 64 का गुणज है,
अब चूंकि हम 64 से देख रहे हैं कि विभाज्य है कि नहीं, ये जो भी व्यंजक है हम देख रहे हैं कि ये संख्या 64 से विभाज्य है या नहीं, तो यहां हमें 64 का गुणज मिल गया, तो हमने इसे लिख लिया 64 का गुणज, 64 का मल्टीपल। अब इसके आगे के पदों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो जो बचे हुए पद हैं उनको यदि हम देखें तो यहां पर 8 की घात 1 था, यहां 8 की घात 2 आया था, अब इसके अगले पद में 8 की घात 3 आएगा, फिर उसके अगले पद में 8 की घात 4 आएगा, तो 8 की घातें बढ़ती जा रही हैं, तो वह सारे पद 64 के गुणज होंगे। तो इसके आगे हमें प्लस में क्या मिलेगा? और भी 64 के गुणज मिलेंगे, 64 के और भी बहुत सारे गुणज मिलेंगे हमें। अब आपके मन में हो सकता है प्रश्न आए कि हम यहां पर 64 के गुणज के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यही तो हमें करना है। हमें यही देखना है कि ये दिया गया व्यंजक एक्सप्रेशन क्या ये संख्या 64 से विभाज्य है अर्थात डिविजिबल है या नहीं। इसलिए हम देख रहे हैं कि कौन सी संख्या 64 से विभाज्य है, कौन सी नहीं। फलस्वरूप हम 64 के गुणज के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हमें 64 के गुणज मिल गए तो वो तो 64 से विभाज्य होंगे। चलिए इन पहले दो पदों को सरल कर लेते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा 8n + 8 और यहां से 1, तो ये हो गया 8n + 9। अब यही वो संख्या है जो 9 की घात n + 1 में घटाई जा रही है। यहां पे देखिए, अब आपको ये पहेली कुछ हल होती हुई नजर आ रही होगी। तो 8n + 9 और ये 64 के गुणज, इन सब को हम जब जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक 64 का बहुत बड़ा गुणज मिलेगा। तो यहां पर हमने 9 की घात n + 1 का प्रसार किया और हमें मिला 8n + 9 प्लस 64 का एक बहुत बड़ा गुणज। अब जब हम 9 की घात n + 1 में 8n घटाएंगे फिर 9 घटाएंगे तो हमें ये व्यंजक मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो जब हम दोनों पक्षों में 8n + 9 इस पूरे को घटा देंगे तो हमें इधर क्या मिलेगा? 9 की घात n + 1 - 8n - 9 और ये बराबर मिलेगा 64 का एक बहुत बड़ा गुणज। और 64 का एक गुणज ये तो 64 से विभाज्य होगा ना, 64 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये जो पद है, ये जो व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, ये 64 से विभाज्य होगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये दिया गया व्यंजक 64 से विभाज्य है जब भी n एक धन पूर्णांक है। आइए एक और प्रश्न को हल करते हैं। इस बार हमें व्यंजक दिया है 6 की घात n - 5n। अब इसको जब भी 25 से भाग दिया जाता है तो सदैव एक शेष बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है। और जाहिर सी बात है n यहां पर एक धन पूर्णांक संख्या है, तो इस व्यंजक को यानी कि 6 की घात n - 5n को जब भी 25 से भाग दिया जाएगा तो हमेशा शेषफल में 1 बचेगा। यही हमें सिद्ध करना है। वीडियो को रोकिए और एक बार खुद से सोचिए कि इसे कैसे करना है। ठीक है, आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो चलिए यहां सभी संकेतों को देखते हैं। तो संकेत नंबर 1 क्या है कि हम 25 से भाग दे रहे हैं, तो यहां संख्या 25 से भाग दिया जा रहा है। और 25 क्या है? ये तो 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 की घातों से कुछ संबंधित है। तो ये संकेत 1 है। अगला संकेत क्या है? इसमें कुछ घट रहा है, और क्या घट रहा है? यहाँ पे 5n को घटाया जा रहा है। तो संकेत 2 है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रसार के कुछ पदों को घटाया जा रहा है, किसी एक्सपेंशन के कुछ पदों को घटाया जा रहा है। अब अगला संकेत क्या है? किसका एक्सपेंशन हम कर रहे हैं? तो यहां 6 की घात n है, तो संभवतः हम 6 को तोड़ेंगे और 6 को 1 + 5 में तोड़ेंगे और फिर उसकी घात n का हम प्रसार करेंगे। 6 की घात n है यहाँ पे, इसको 1 + 5 में तोड़ के इसकी घात n का प्रसार करेंगे और प्रसार करते समय हम द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अब सभी संकेतों को जोड़ के देखने पर ऐसा लगता है कि हमें 6 की घात n से शुरुआत करनी चाहिए। तो 6 की घात n, इसको हम लिखेंगे 1 + 5 इस पूरे की घात n। अब यहां पर हम 1 + x की घात n के प्रसार का इस्तेमाल करके इसका प्रसार कर सकते हैं। तो यहां पर x की जगह पर 5 है और n की जगह पर तो n ही है, तो ये क्या हो जाएगा? nc0 5 की घात 0 प्लस nc1 5 की घात 1 प्लस nc2 5 की घात 2 प्लस ये चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, और कहां तक जाएगा? ये अंतिम पद तक जाएगा और अंतिम पद होगा ncn 5 की घात n। यहां पर 6 की घात n का प्रसार लिखा हुआ है। अब आइए इसके कुछ पदों को हम सरल करते हैं। यहां पर ध्यान दें कि हम केवल 25 के गुणज देख रहे हैं, उसके बाद जो कुछ भी बच रहा है उसे भी देख रहे हैं। तो nc0 1 है, 5 की घात 0 1 है, तो यहां पे हमें 1 मिलेगा, प्लस nc1 n के बराबर है और 5 का गुणा होगा तो ये 5n मिलेगा, प्लस nc2 एक धन पूर्णांक होगा और 5 की घात 2 25 है, तो इसका मतलब ये 25 का गुणज है।
अब इसके आगे के पदों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ 5 की घात 2 है, आगे 5 की घात 3 आएगा, उसके आगे 5 की घात 4 आएगा। तो इस प्रकार हमें आगे भी 25 के बहुत सारे गुणज मिलेंगे। तो प्लस 25 के और भी बहुत सारे गुणज। कुछ ऐसा ही हमने पिछले प्रश्न में किया था। अब यहां हमें 6 की घात n माइनस 5n चाहिए, तो हम इस 5n को घटा देंगे। 6 की घात n माइनस 5n, ये बराबर क्या मिलेगा? ये 1 बचेगा, प्लस 25 का गुणज प्लस 25 के और भी बहुत गुणज हैं, तो इन सब को हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25 का एक बहुत बड़ा गुणज मिल जाएगा। अब इसका मतलब है जब हम 6 की घात n माइनस 5n को 25 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, 25 का बहुत बड़ा गुणज ये कट जाएगा, तो शेषफल 1 बचेगा। अब n का मान कुछ भी हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, 25 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 बच रहा है। तो इस तरह इस कथन को हमने सिद्ध कर दिया है।